यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी एग्जामिनेशन अभी दिया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली बोलूं तो सितंबर वाले बच्चे, जनवरी वाले बच्चे वो प्रिपेयर कर रहे हैं और उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। वीडियो में क्या कवर होने वाला है तो देखो, कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो फास्ट ट्रैक में इनसे रिलेटेड बच्चों ने क्वेरी डाली थी, ठीक है, कमेंट में। एंड मैं आपको बता दूं, इतनी बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पे क्वेरी था ना कि 90% स्टूडेंट को इन कंसेप्ट पे क्वेरी होगा। एंड पूरी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में आने वाले कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे क्वेरी था। तो मैंने सोचा कि आगे से एवरी वीक मैं एक क्वेरी की वीडियो लूंगा, क्वेरीज की वीडियो लूंगा। ये आपको सैटरडे या फिर संडे को अपलोड होंगी, करेक्ट, जिसमें 1 वीक में आए हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक। किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, आप किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दो। जरूरी नहीं कॉस्टिंग पढ़ रहे हो तो कॉस्टिंग का ही, उस पे एफएम की भी कमेंट कर दोगे तो मैं रिप्लाई, ठीक। करना क्या आपको, जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो वहां पे कमेंट करना है जो भी क्वेरी है, ठीक। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन रेफर करना चाहते हो, है ना, तो मैं बिल्कुल आपको बोलूंगा कि आपको क्वेश्चन नंबर एंड साथ ही में पेज नंबर, क्योंकि अगर मेरे बुक से कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर तो ठीक है, कौन से पेज पे, क्योंकि हर एक टॉपिक में अगर बोल रहे हैं बच्चा कि सर क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो टॉपिक ए बी सी सब में होगा, है कि नहीं। तो पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर आपको कमेंट करना, ठीक। हर एक वीकेंड में मैं एक वीडियो डालूंगा, जितनी भी कमेंट आई होंगी, क्वेरी आई होंगी, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होगा, सबको क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक सैंपल के लिए बता दूं कि मैंने क्यों बोला कि जो क्वेरी है वो बहुत बच्चों का होगा, ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कैपिटल बजटिंग में डेप्रिसिएशन पे टैक्स शील्ड आप देते हो, इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड नहीं देते, पर लॉजिकली देखा जाए तो इंटरेस्ट पे भी तो हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है ना। अब बताओ ये क्वेश्चन कितने बच्चों के मन में डाउट आया होगा, जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखना। जितने भी बच्चे के मन में कभी ना कभी ऐसा क्वेश्चन आया हो, कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, इसकी आंसर मैं आज देता हूं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक। कोई क्वेश्चन रह गया कमेंट करना, आगे कवर कर दूंगा, ठीक। चलो बारी बारी से टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आपने कहीं से भी क्लास लिया हो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कहीं भी प्रीवियस नॉलेज होना जरूरी नहीं है। मैं यहाँ समझाऊंगा, ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, ठीक। ऐसा नहीं है कि सर आपने मेरा ही क्लास अगर आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहला क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग से, ध्यान से सुनना। कैपिटल बजटिंग में मैंने कैश फ्लो पढ़ाते टाइम आपको बोला था 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं। एक इनिशियल कैश फ्लो, है ना, दूसरा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एंड थर्ड होता है बच्चे टर्मिनल कैश फ्लो। कैश फ्लो जो पीरियड के एंड में आता है, अंत में आता है, जैसे कि रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड पोस्ट टैक्स सेल्वेज वैल्यू। ये इनिशियल कैश फ्लो जो आज लगेगा प्रोजेक्ट में T0 पे, ठीक है, ये भी निकालना सिखाया था आपको। साथ ही में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो एवरी ईयर, ये एवरी ईयर जो रिकरिंग कैश फ्लो होगा, है ना, इसको निकालने के लिए हमने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, उसी में 2 टर्म्स पढ़े थे। एक तो डेप्रिसिएशन के बारे में, दूसरा इंटरेस्ट के बारे में, करेक्ट। और इंटरेस्ट कौन सा, तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन।
शॉर्ट टर्म लोन का इंटरेस्ट हम खर्चे में घटा सकते हैं कैश फ्लो निकालते टाइम, ठीक है। डेप्रिसिएशन में मैंने बोला था कि डेप्रिसिएशन में कैश फ्लो निकालते टाइम आपको डेप्रिसिएशन कोई कैश आउटफ्लो तो नहीं करता है ना, तो इसको घटाने की जरूरत नहीं। लेकिन डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होती है, तो डेप्शन टैक्स शील्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। और मैंने पढ़ाया आपको कि कहीं पे भी अगर टैक्स सेविंग है या टैक्स पेबल है तो उसको डिसीजन मेकिंग में लेना है, ठीक है। क्यों डेप्रिसिएशन को नहीं कंसीडर करते? देखो, हमारा जो डिसीजन है ना वो कैश फ्लो बेस्ड होता है। और ध्यान देना, जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं तो उसमें एसेट का पूरा कॉस्ट ले लिया है। जब डिसीजन में एसेट का पूरा कॉस्ट ही ले लिया है तो उसकी एमोटाइजेशन डिसीजन में आनी चाहिए क्या? नहीं, इसीलिए नहीं लेते। लेकिन डेप्रिसिएशन पे जो टैक्स शील्ड होता है, जिसको डेप्शन टैक्स शील्ड बोलते हैं, वो लेंगे। फिर इसको करने के दो तरीका क्या बोला था मैंने? एक तो है कि डेप्रिसिएशन को घटा दो, डिडक्ट करो, फिर वापस से जोड़ दो। डिडक्ट करते टाइम डेप्शन पे टैक्स बेनिफिट मिल गई और वापस आपने जोड़ दिया, तो यानी कि डेप्रिसिएशन जो घटा था वो वापस से जोड़ दिया आपने। इससे होगा क्या? जो टैक्स बेनिफिट है उतना ही बस ऐड होगा कैश फ्लो में। दूसरा तरीका है घटाओ ही मत, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्शन, मतलब घटाओ ही मत, ठीक। जो भी है उसको आफ्टर टैक्स कर दो, करेक्ट, और उसमें डेप्शन टैक्स शील्ड जोड़ दो। अगर घटा नहीं है तो जोड़ना क्या है? सिर्फ डेप्शन टैक्स शील्ड, और डेप्शन पूरा घटा है तो जोड़ना पूरा है। इंटरेस्ट में मैंने आपको क्या समझाया था, एक बार याद करा रहा हूं बस फटाफट से, ठीक। कि अगर इंटरेस्ट घटा है तो इंटरेस्ट में जोड़ना है इंटरेस्ट 1 माइनस टी पूरा। यहाँ पे देखो, डेप्शन अगर घटा होता है तो पूरा ही डेप्शन अंत में जोड़ते हैं, पर इंटरेस्ट घटा है तो इंटरेस्ट में 1 माइनस टी करने के बाद आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट जोड़ते हैं। और लॉजिक क्या बताया था कि इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कंसीडर नहीं करना। डोंट कंसीडर टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। फिर बच्चे का क्वेश्चन है कि जब टैक्स दोनों पे ही बचता है तो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग कंसीडर करेंगे, इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, क्यों? यही क्वेरी है। इससे पहले मैं थोड़ा माहौल बना के आपको याद करा रहा था कि क्या आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो देखो जरा, जब भी हम डिसीजन लेते हैं कैश फ्लो में, कैपिटल बजटिंग में, ध्यान से सुनना। आप मान लो एक फॉर्म है ए लिमिटेड, यहां से फाइनेंसिंग करता होगा पैसा, यही आगे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लो जनरेट होगी, है ना। इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लो जनरेट होगी, इसका पीबी निकालते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। पीबी के लिए क्या यूज करते हैं? डिस्काउंट रेट, है ना। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू के लिए यूज करते हैं डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट कैसे निकलता है? याद करिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मैंने क्या बताया था? पैसा लॉन्ग टर्म सोर्स से लगता है। देखो, बहुत डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ये मैं क्वेरी ले रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म सोर्स तो इक्विटी भी हो सकता है और कई बार डेट भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म डेट भी हो सकता है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट केडीटी इंटू वेट ऑफ डेट। ध्यान देना जरा, ये केडीटी क्या है बच्चे? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। कैसे निकलता है? केडी 1 माइनस टी, या फिर ऐसे लिख लो, इंटरेस्ट रेट जो दिया होगा इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टी करके। यानी कि जब डिस्काउंट रेट निकाला होगा तो वहां पे ऑलरेडी इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कंसीडर कर लिया होगा। वही डिस्काउंट रेट को तो यूज कर रहे हैं पीबी निकालने को कैश फ्लो में, तो दोबारा क्या कैश फ्लो में टैक्स सेविंग कंसीडर करेंगे इंटरेस्ट पे? नहीं। अगर कर दिया तो 2 बार टैक्स सेविंग कंसीडर हो जाएगा। अगर यहाँ पे ना दिया होता, डिस्काउंट रेट में ना कंसीडर किया जाए, ठीक, तब कैश फ्लो में कंसीडर करेंगे। पर आपको जो डिस्काउंट रेट दिया रहता है बच्चे, वो ये एज्यूम करते हैं कि उसमें जो अगर कोई लोन है तो उसको आफ्टर टैक्स करके ही निकाला जाता है डिस्काउंट रेट, ठीक। तो यानी कि ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट पे टैक्स सेविंग कंसीडर नहीं करते, ऑलरेडी रेट में कंसीडर कर लिया है।
चलो ये तो पहला क्वेरी था, होप कि आपको समझ में आया। सेकेंड क्वेरी है एमएम मॉडल से रिलेटेड। पता है वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालते टाइम एमएम मॉडल आपने पढ़ा होगा। एमएम मॉडल में एक आर्बिट्रेज प्रोसेस भी पढ़ाया है। आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से वैल्यू ऑफ फॉर्म चेंज नहीं होता, ये हमने एक्सप्लेनेशन देखा था, ठीक। और ये बताया था आपको कि एमएम मॉडल कैसे बिहेवियरल जस्टिफिकेशन देता है कि वैल्यू ऑफ फॉर्म क्यों चेंज नहीं होगा डेट की यूज करने की वजह से, ठीक है। आर्बिट्रेज प्रोसेस में दो था, करते क्या है, सेल शेयर ऑफ हाई वैल्यू फॉर्म, हाई वैल्यू फॉर्म एंड बाई क्या करेंगे, शेयर ऑफ लो वैल्यू फॉर्म। तो ऐसे आर्बिट्रेज होता है। अब ध्यान से सुनना, बच्चे का कमेंट किया था, पहले मैं आपको समझा दूं। अगर लीवर्ड फॉर्म और यहाँ पे अनलीवर्ड है और हाई वैल्यू ये है, तो आर्बिट्रेज कैसे होगा, यहां से सेल करेंगे शेयर और इसमें इन्वेस्ट करेंगे, करेक्ट। और क्या समझाया था, क्योंकि ये लीवर्ड है, इसमें डेट और इक्विटी दोनों है ना। सेम रिस्क को मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, यहां पे जब इन्वेस्ट करोगे तो डेट बोरोइंग करोगे, इक्विटी में तो लगा ही रहे हो, डेट बोरो कर लिए, डेट इक्विटी उसी रेशियो में रखोगे जिस रेशियो में यहाँ पे डेट इक्विटी था, टू मेंटेन सेम रिस्क, करेक्ट। डेट जब बच्चे बोरो करते हो ना तो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब कहानी को जरा उल्टा समझते हैं, एक अनलीवर्ड फॉर्म है, दूसरा लीवर्ड फॉर्म है, ये हाई वैल्यू फॉर्म है, ठीक। तो आर्बिट्रेज के लिए यहां से सेल करेंगे शेयर और इसमें इन्वेस्ट करेंगे लीवर्ड में। अब जब अनलीवर्ड से लीवर्ड में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो वहां पे डेट में इन्वेस्टमेंट होगा, यहां डेट बोरोइंग हो रही थी, यहां डेट में इन्वेस्टमेंट होगा। और डेट अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, तो इंटरेस्ट क्या होता है, रिसिव्ड होता है डेट पे। आपकी इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम है आपके लिए। डेट जब बोरोइंग था तो इंटरेस्ट क्या था, एक्सपेंस था। बच्चे का क्वेश्चन था कि सर पहले केस में आपने इंटरेस्ट को घटाया, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, पे किया है तो घटानी पड़ेगी इनकम निकालने के लिए, कि अनलीवर्ड फॉर्म में हम कितना कमा रहे हैं, अनलीवर्ड की इनकम लेंगे, डेट पे जो इंटरेस्ट जाएगा वो घटाएंगे, फिर इनकम को कंसीडर करेंगे लीवर्ड से और दिखाएंगे कि देखो हमने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट किया। या फिर दूसरा केस है रिलीज ऑफ फंड वाला, है ना। पर अनलीवर्ड से लीवर्ड में करोगे बेटा तो डेट की इन्वेस्टमेंट होती है, वहां इंटरेस्ट रिसीव होता है, जब इंटरेस्ट रिसीव होगा तो उसको जोड़ेंगे इनकम में, याद रहेगा। तो आपका यही सवाल था कि सर आपने जो दूसरा क्वेश्चन कराया उसमें इंटरेस्ट को ऐड क्यों किया, ले सुना चाहिए, ऐड इसलिए किया क्योंकि वहां पे डेट में इन्वेस्टमेंट हो रखा था, डेट में बोरोइंग नहीं हो रहा, करेक्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये जेन्युइनली डाउट आया होगा, मैं मान के चलता हूँ, इतनी बारीकी लेवल से कोई बच्चा सोचता नहीं, थोड़ा बहुत डाउट होगा ही। अगर आपने याद कर लिया हो तो अलग बात है, नहीं याद किया हो तो डाउट आना स्वाभाविक है। थर्ड क्वेरी लेते हैं। थर्ड क्वेरी ये मैंने बता दिया, ये बता दिया, चलो पहले रिप्लेसमेंट डिसीजन पे आओ। एक बच्चे का क्वेश्चन था, सर रिप्लेसमेंट डिसीजन में मैंने पढ़ाते टाइम ऐसे बनाया था, ओल्ड एसेट है ना, मान लो 3 साल बीत चुका है, 5 साल और लाइफ है, यहाँ पे हम खड़े हैं, नया एसेट लेंगे 5 साल के लिए, ऐसे ही केस होता था, रिप्लेसमेंट करे या ना करे में। यहाँ ओल्ड एसेट का बुक वैल्यू होगा कुछ, यहाँ सेल्वेज वैल्यू होगी, मान लो 10,000 है। अब हम क्या करते थे, हम फॉलो करते थे इंक्रीमेंटल अप्रोच।
मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इंक्रीमेंटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते थे, फिर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो निकालते थे, न्यू माइनस ओल्ड करके कि नया आने से ओल्ड की तुलना में कितना एडिशनल कैश फ्लो जनरेट होगा, है ना। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर सेल्वेज वैल्यू आफ्टर टैक्स निकालते थे, टर्मिनल कैश फ्लो, है ना। और एनपीवी जो निकालते थे वो आता था इंक्रीमेंटल एनपीवी, कि रिप्लेस किया तो कितना एडिशनल एनपीवी जनरेट होगा, करेक्ट। बच्चे का क्वेश्चन क्या था कि सर ये जो पुराना ओल्ड एसेट है इसका बुक वैल्यू यूज होता है यहाँ का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ओल्ड का तो डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा ना, 10,000 1 लाख है, 10,000 लास्ट का सेल्वेज वैल्यू है, 5 साल में राइट ऑफ करना है, 90,000 डिवाइड बाई 5, करेक्ट, यही होना चाहिए। और बच्चे ने क्या पूछा कि सर ये कई बार पुरानी बुक वैल्यू को लिया ही नहीं होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में। अब जरा सुनना, क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दे कि जो ओल्ड एसेट है ये फुल्ली डेप्रिसिएट हो चुका है, फुल्ली डेप्रिसिएट हो चुका है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। अब बताओ, जब फुल्ली डेप्रिसिएट हो चुका है, डेप्रिसिएशन आपको टैक्स बेनिफिट मिल चुकी है, तो डेप्रिसिएशन आप दोबारा तो दोगे नहीं, आप डेप्रिसिएशन निकाले क्यों रहे हो, सिर्फ टैक्स बेनिफिट की वजह से, है ना। डिसीजन मेकिंग में कंसीडर कर रहे हो, जब टैक्स में आपको पूरा छूट मिल गया एडेप्शन का, तो दोबारा तो टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो पुराने पे भले ही बुक वैल्यू पड़ी हो, ये बुक वैल्यू क्या है अकाउंट में, कि आपके बुक में कितना वैल्यू है, इनकम टैक्स को उससे कोई मतलब नहीं। इनकम टैक्स के अनुसार कितना वैल्यू है ये जरूरी है। जब पूरा डेप्रिसिएशन मिल गया है तो इनकम टैक्स के अनुसार इसका WDV है नील, फुल्ली डेप्रिसिएटेड है, तो भले ही बुक वैल्यू हो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा पुराने एसेट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। चलो, तो कंफ्यूज मत होना, देखना वहां पे लिखा होगा कि पुराना जो एसेट है उस पर फुल डेप्रिसिएशन मिल चुका है, इसीलिए भले ही बुक वैल्यू हो, बुक वैल्यू क्या है, आपके बुक में कितनी वैल्यू है। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, इससे रिलेटेड 2-3 सेमी क्वेरी मैंने देखा। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन पे सुनना जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करना है, इससे रिलेटेड 2-3 सेमी बच्चे ने क्वेरी किया, ठीक, सेमी क्वेरी 2-3 बच्चों ने किया, इसमें भी इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे। क्वेश्चन क्या था पहले समझा दूं कि सर रॉ मटेरियल का, देखो रॉ मटेरियल का आपने स्टॉक निकाला जब करेंट एसेट में, तो आप मटेरियल कंज्यूम ले लिया, फिर जब आपने WIP का स्टॉक निकाला उसमें भी रॉ मटेरियल ले रहे हो, तो ये मटेरियल डबल नहीं हो गया, यहाँ पे भी मटेरियल देखने को मिल रहा है, स्टार्टिंग में भी आपने मटेरियल का स्टॉक निकाला, ठीक, तो मटेरियल 2 बार काउंट हो गया। यही क्वेरी था, जिस बच्चे की भी क्वेरी थी प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। खैर इस बार तो आपकी कंसेप्ट मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, पर आपको लिखना है अगर ये आपकी क्वेरी थी तो, ठीक है। बोलो फटाफट से, आओ जरा पहले समझने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच क्या बोलता है, करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी घटा दूंगा तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, करेक्ट। करेंट एसेट में क्या होता है, तो स्टॉक भी होता है ना, डेटर भी होता है ना, कैश इन हैंड भी होता है ना, प्रीपेड भी होता है। स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक तो सर रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, कई बार WIP का भी हो सकता है, कि कुछ अनफिनिश गुड्स पड़े हुए अपने पास पीरियड के एंड में, एंड समटाइम्स फिनिश गुड्स का भी हो सकता है कि गुड्स बन तो चुके बिके ही नहीं है, तो फिनिश गुड्स पड़े हुए अपने पास, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी हो सकता है। ये तीनों ही करेंट एसेट के पार्ट है, करेक्ट। अब तीनों के बारे में समझो जरा, फिर समझ में आ जाएगा कि ये डबल काउंटिंग नहीं हो रहा। ये रहा रॉ मटेरियल, ये रहा WIP, ये रहा फिनिश गुड्स, ठीक। रॉ मटेरियल का देखो, अगर एक पीरियड के लिए मैं निकाल रहा हूं, ठीक, जितना भी स्टॉक होगा रॉ मटेरियल का वो भी करेंट एसेट है,
WIP का जितना भी स्टॉक होगा वो भी करेंट एसेट है एंड फिक्स एसेट का जितना भी स्टॉक होगा वो भी करेंट एसेट का पार्ट है। अब जरा सोचना, मैं अगर आपसे बोलूं कि आपका 10 लाख पूरे साल का खर्चा है, ठीक, पूरे साल में आप 10 लाख खर्चा कर दो, 25 दिनों का आपका खर्चा कितना, तो बताए आप क्या बोलोगे? सर 10 लाख डिवाइड बाई 365, तो पर डे का खर्चा आ गया, इंटू 25 डेज, तो ये 25 दिन का खर्चा आ गया। सिंपल, ये गणित सबको समझ में आ रही है? चलो अब जरा रॉ मटेरियल पे ध्यान देना। कुछ रॉ मटेरियल पड़े हुए अपने पास, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन करनी है, पर हमें दे क्या रहा है? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, कि ऑन एन एवरेज कितने दिन रॉ मटेरियल अपने पास पड़ा रहता है, रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड कितना है। तो मैं क्या कहता हूं, सर पूरे साल में रॉ मटेरियल इतना कंज्यूम्ड होता है, ठीक है, पूरे साल में रॉ मटेरियल इतना यूज होता है, डिवाइड बाई 365 कर दूंगा तो पर डे क्या आ जाएगा, इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, की कितने दिन का रॉ मटेरियल अपने पास पड़ा रहता है। तो ये नहीं आ गया कि उतने दिन का रॉ मटेरियल जितने दिन का पड़ा रहता है कितना इन्वेंट्री होगा, कितना कॉस्ट का इन्वेंट्री होगा, ऐसे ही तो निकला है। जैसे मैंने आपसे आपके खर्चे के बारे में पूछा कि 25 दिन का खर्चा निकालना हो तो कैसे करोगे? टोटल ले लो, पूरे साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना होता है, डिवाइड बाई 365, तो पर डे का आ जाएगा, और इंटू कर दो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। मान लो ये 25 डेज है, यानी कि 25 दिन रॉ मटेरियल अपने पास पड़े रहते, तो 25 दिन का कितना, तो ये रहा। समझ में आया? अभी सिर्फ आपको रॉ मटेरियल पे ध्यान देना है, WIP फिनिश गुड्स पे आएंगे। लॉजिक क्लियर है? अब आओ WIP पे जरा सोचना, मान लो कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल तो ठीक है, अब भूल जाओ, रॉ मटेरियल स्टोर में मटेरियल की इन्वेंट्री पड़ी थी, वैल्यूएशन कर लिया। अब आते हैं, मान लो प्रोडक्शन हो रही है, वहां पे कुछ अनफिनिश सेमी फिनिश गुड्स पड़ा है ना, रॉ मटेरियल डल तो चुका प्रोडक्शन में, पर कंप्लीट फिनिश गुड्स नहीं बना है, सेमी फिनिश स्टेज में पड़ा है, ठीक। एंड आपको दे रखा है WIP होल्डिंग पीरियड, यानी कि कितना दिन लगता है WIP को कन्वर्ट होने में फिनिश गुड्स में, उतने दिन के लिए तो ये पड़ा रहता होगा ना WIP की स्टॉक, है ना। अब ध्यान से सुनना, ये जो अनफिनिश गुड्स पड़े हैं इसमें मटेरियल डल तो चुका है ना, कई बार पूरा डल गया होता है, कई बार आधा डला होता है, क्वेश्चन बताएगा अपने को, प्लस कुछ काम भी हो चुका है, तभी तो थोड़ा रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो चुका है WIP में, लेबर ओवरहेड का भी खर्चा होगा कुछ, है कि नहीं। तो यानी कि सर WIP में रॉ मटेरियल भी होता है, लेबर एंड ओवरहेड का भी खर्चा होता है, पर पूरा तरीके से ये बना नहीं है, तो 100% नहीं होगा। कई बार 100% मटेरियल डल गया होता है, ये 100% नहीं डला होता है, मतलब पूरा काम नहीं हुआ है उसपे। अगर 100% होता तो ये तो फिनिश गुड्स बन गया होता है कि नहीं। तो यहां देखना रॉ मटेरियल, मान लो मुझे निकालना हो कि रॉ मटेरियल जो अपने पास पड़े हैं उसका स्टॉक कितना, इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना, तो सुनना जरा, रॉ मटेरियल में मटेरियल भी है, सॉरी WIP जो अपने पास पड़े हैं उसकी इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना, सुनना जरा, WIP में रॉ मटेरियल भी है, लेबर एंड ओवरहेड का भी खर्चा है, ठीक। अब रॉ मटेरियल के लिए पहले सुनो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये पूरे साल का है, डिवाइड बाई 365, तो एक दिन का आया, इंटू WIP होल्डिंग पीरियड, कितना दिन का इन्वेंट्री WIP में रहता है, WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है, ठीक। कई बार मटेरियल पूरा नहीं डला होता है, मान लो 10 दिन है WIP होल्डिंग पीरियड, तो 10 दिन का इन्वेंट्री पूरा नहीं डला होता है, 50% इन्वेंट्री यूज हुआ है, 60% इन्वेंट्री यूज हुआ है, इसलिए परसेंटेज कंप्लीशन। बोल दे कि पूरा बिगनिंग में ही लग गया था तो 100%, और क्या। सिमिलरली लेबर ओवरहेड, तो लेबर एंड ओवरहेड का पूरे साल का खर्चा ले लो, डिवाइड बाई 365 इंटू WIP होल्डिंग पीरियड, तो ये आ गया, है कि नहीं, कि अगर ये पूरे साल का है तो इतना दिन, जितने दिन WIP का होल्डिंग पीरियड फंसा रहता है उतने दिन का खर्चा कितना, उतना ही तो लगा होगा प्रोडक्ट के ऊपर जो WIP में है, इनटू कई बार ये पूरा तो नहीं लगे होंगे 100%, तो परसेंटेज कंप्लीशन, क्योंकि 100% लगे होते तो ये फिनिश गुड्स बन गया होता। सिमिलरली फिनिश गुड्स, अब कुछ गुड्स हैं जो बन के इधर आ चुके हैं, ठीक, बन के आ चुके हैं, वेयर हाउस में पड़े हैं, अभी बिके नहीं,
सुनना जरा, बन के आ गए हैं तो इसमें भी रॉ मटेरियल लगा होगा, लेबर एंड ओवरहेड लगा होगा, है कि नहीं? इसमें रॉ मटेरियल 100% लगा होगा, लेबर ओवरहेड भी 100% लगा होगा, जितना लगना चाहिए, तभी तो ये फिनिश गुड्स बना है। तो ये कैसे निकलेगा? टोटल खर्चा जोड़ लो, क्योंकि टोटल 100% है। इसमें तो अलग अलग परसेंटेज था तो अलग अलग कर रहे थे, इसमें दोनों 100% है, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ना? तीनों खर्चा जोड़ दो, डिवाइड बाई 365 इंटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, तो ये आ जाएगा फिनिश गुड्स का। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन करने के लिए, क्योंकि रॉ मटेरियल में कुछ दिन का मटेरियल फंसा है, तो कुछ दिन का मटेरियल का कॉस्ट कितना, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को ध्यान दिया हमने कि पूरे साल का मटेरियल का कॉस्ट इतना आता है खर्चा, तो उतने दिन का कितना। WIP के लिए, WIP में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड दोनों लगे, है ना, पर 100% नहीं लगे, तो परसेंटेज कंप्लीशन से इंटू करना है। 100% लगे होते तब तो ये फिनिश गुड्स हो गया होता। अच्छा, रॉ मटेरियल कितना लगा है WIP में, तो हमें ये पता है कि पूरे साल में रॉ मटेरियल इतना लगता है, तो WIP होल्डिंग पीरियड जितने दिन का है, उतने दिन का मटेरियल का खर्चा कितना लगा होगा, इनटू परसेंटेज कंप्लीशन। सिमिलरली पूरे साल का लेबर ओवरहेड का खर्चा अगर ये है, डिवाइड करेंगे 365, तो 1 डे का आएगा, इनटू WIP होल्डिंग पीरियड, क्यों, जितने दिन का WIP है उतने दिन का मटेरियल, लेबर का खर्चा कितना होगा। ठीक, अब ये पूरा 100% तो लगा नहीं है लेबर ओवरहेड, तो जितना परसेंट लगा है उतना इंटू कर देगा। और यहाँ पे क्योंकि 100% लग गए, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों को जोड़ोगे तो इनको तीनों को जोड़ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, डिवाइड बाई 365 इंटू क्या, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। कई बार आपको यूनिट ही दे देता है जैसे WIP का 4000 यूनिट है, होल्डिंग पीरियड नहीं दिया, यूनिट दे दिया, और बढ़िया। यूनिट पता है इसको बनाने में कितना खर्चा लगा, अब बताओ। मान लो 4000 है और रॉ मटेरियल पर यूनिट आता है 30 रुपीज, 30 इंटू परसेंटेज कंप्लीशन। सिमिलरली लेबर ओवरहेड, मान लो 20 रुपीज है, लेबर एंड ओवरहेड दोनों मिला के इंटू 20 इंटू कितना परसेंट यूज हुआ है, परसेंटेज कंप्लीशन, ये आ गया, तो टोटल WIP का आ गया। यानी कि होल्डिंग पीरियड भी दे सकता है और एग्जैक्ट यूनिट भी दे सकता है। अब देखना जरा, बच्चे ने जिस क्वेश्चन को रेफर किया था उस पे आते हैं। ये वो क्वेश्चन था जिसमें कह रहा है फिनिश गुड्स इतना हमने बनाया और WIP इतना बनाया, करेक्ट। रॉ मटेरियल का रेट ये था। फिनिश गुड्स में तो रॉ मटेरियल पूरा ही लगा होता है, WIP में डिपेंड करता है। जरा देखिए क्या बोला है WIP के लिए। यहाँ पे एक लाइन होगा, मटेरियल आर इश्यूड एट द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस, यानी कि मटेरियल बच्चे प्रोसेस के शुरुआत में ही पूरा लग जाता है। तो WIP में मटेरियल का परसेंटेज कंप्लीशन कितना होगा, 100%। मटेरियल पूरा शुरू में ही लग जाता है कि नहीं। एंड लेबर ओवरहेड के लिए दे रखा है आपको। अब यहाँ पे देखो, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री जब निकालना हो तो ये निकलता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, करेक्ट, डिवाइड बाई, अगर वीक में है, जैसे यहाँ पे वीक में है तो 52 वीक इंटू 4 वीक। होल्डिंग पीरियड तो यही है ना रॉ मटेरियल का, क्या लिखते हैं, इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। अब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें दिया नहीं है, पर निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं। सर फिनिश गुड्स इतना बना, हर एक यूनिट पे 80 रुपया रॉ मटेरियल का खर्चा था, WIP 4000 पड़े हुए हैं, ताकि गुड्स पूरे बन गए या फिर कुछ सेमी फिनिश पड़े, उसमें भी तो मटेरियल लगा होगा, इंटू 80 करूंगा, इंटू होना तो चाहिए था परसेंटेज कंप्लीशन, पर इस केस में 100% कंप्लीट है, तो इंटू 100% करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, क्यों 100% कंप्लीट है, क्योंकि टोटल प्रोसेस के स्टार्टिंग में ही लग जाता है, ये आपको बोला। बताओ, ये आया, तो यहाँ पे डालोगे तो कितना आएगा, 8640 डिवाइड बाई 52 वीक, तो पर वीक का आया, इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड 4 वीक, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली देखो, WIP के लिए कह रहा है 4000 है WIP, दूसरा इन्वेंट्री क्या है WIP,
WIP में रॉ मटेरियल भी लगा होता है। अब 4000 WIP है, मटेरियल का खर्चा इतना है और परसेंटेज कंप्लीशन 100%। लेबर एंड ओवरहेड देखो 4000 है, लेबर एंड ओवरहेड एक साथ इनको बोला है क्या, कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर ओवरहेड दोनों होता है। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब कॉस्ट दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए लेबर का खर्चा और सारे ओवरहेड के खर्चे इनकर्ड होते हैं, और क्या। तो लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा जोड़ोगे तो 90 है, एक्सक्लूडिंग डेप्शन दे रखा है, इंटू 90 करेंगे, इंटू परसेंटेज कंप्लीशन। परसेंटेज कंप्लीशन कितना है, 50% ही है। यानी कि लेबर ओवरहेड का पूरा, अगर 4000 यूनिट पूरा बन गया होता, पूरा लेबर ओवरहेड लगा होता, तो ये खर्चे होते, पर 50% ही कंप्लीट है, यानी कि आधा ही खर्चा अभी लगा है, आधा ही स्टेज में बना है लेबर ओवरहेड का। तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, WIP करते टाइम WIP का ध्यान दो कि उसमें मटेरियल लगा है, लेबर ओवरहेड लगा है, थोड़ा थोड़ा कितना लगा है सब जोड़ दूंगा तो WIP का कॉस्ट आ जाएगा। फिनिश गुड्स उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों तो लगे, पूरा 100% टोटल जोड़ दूंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, पर ये तो पूरे साल का है। फिनिश गुड्स में कितने दिन की इन्वेंट्री है, तो डिवाइड बाई 365 इंटू फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल पे आओ, वो तो सिर्फ मटेरियल है ना, तो कैसे होगा पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम लोगे, ये पूरे साल में इतना मटेरियल यूज होता है, तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितने दिन का मटेरियल होल्डिंग पे है, डिवाइड बाई 365 इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, तो रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री आएगा। समझ में आ रहा है, डबल काउंटिंग कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का ओवरहेड चैप्टर में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओवरहेड चैप्टर में आपको याद होगा रेसिप्रोकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने पढ़ा है ना, मान लो ये दो है P1 P2 S1 S2। ठीक, S1 ने सर्विस दिया 30%, 40%, 30%, S2 ने सर्विस दिया 25%, 30% एंड बताओ 45%। अब जब मैं तीनों में से कोई भी मेथड करो, चाहे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमल्टेनियस इक्वेशन हो या ट्रायल एंड एरर, जब मैं ये पढ़ा रहा था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने क्या बोल दिया, ग्रोस ओवरहेड निकालने के लिए पहले S1 का बांटो। ठीक, करते टाइम पहले मैंने S1 का बांटा, फिर S2 का बांटा। क्या कोई बच्चा पहले S2 का बांटे फिर S1 का बांटे, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आंसर आएगा। हमारे केस में X एंड Y था, जिस बच्चे ने जिस क्वेश्चन पे कमेंट किया। ठीक, तो मैंने बोला पहले X1 का बांटते हैं, बच्चे ने बोला क्या सर Y का नहीं बांट सकते, Y का भी बांटोगे सेम आंसर आएगा। ठीक, तो आप Y का बांट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आप बांट के देखना सेम ही आंसर आएगा, चाहे X से शुरू करो या Y से शुरू करो। सिर्फ स्टेप लैडर जो मेथड है उसमें मोस्ट सर्विंग टू लीस्ट सर्विंग बांटना होता है, उसमें आप सीक्वेंस नहीं बदल सकते, मिस्टेक हो जाएगा। रेसिप्रोकल में आप चाहे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हैं, रेसिप्रोकल में चाहे आप X का पहले बांटो या Y से शुरू करो या X से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, सेम आंसर आना है। नेक्स्ट क्वेरी है लेबर चैप्टर से। लेबर चैप्टर में एक क्वेश्चन था जहां पे वीक में 8 इंटू 6 48 आवर्स काम होते थे, 4 घंटा आइडल टाइम था, 44 आवर्स हो गए। 44 आवर्स इफेक्टिव कॉस्ट के लिए यूज करोगे। 3 जॉब पे काम किया था X Y Z A ने, तीनों जॉब का टोटल टाइम था 40 आवर्स और लिखा था 4 घंटा जो काम नहीं किया, 44 आवर्स तो इफेक्टिव आवर्स के लिए यूज किया, 40 घंटे ही चार्ज किया जॉब पे, 4 घंटे वेटिंग फॉर जॉब था। बच्चे ने बोला सर 4 घंटे जो वेटिंग फॉर जॉब है ये तो नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल आइडल टाइम ये नहीं है। देखो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का टाइम है, लंच ब्रेक का टाइम है, टी ब्रेक का टाइम है, जॉब चेंज ओवर का टाइम है। मटेरियल नहीं है, रॉ मटेरियल पावर फेलियर हो गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गए, काम ही नहीं था,
वेटिंग फॉर जॉब मतलब नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, ये अब नॉर्मल रीजन है, अब नॉर्मल टाइम है। तो ये 4 घंटे का जो कॉस्ट है वो अब नॉर्मल कॉस्ट है, अब नॉर्मल आइडल टाइम का डेबिट होगा कॉस्टिंग पीएल में। ठीक, काम ना होना उसकी वजह से लेबर खाली बैठे, अब नॉर्मल आइडल टाइम, याद रहेगा। चलो, और क्या था? आई थिंक अभी तो इतने ही क्वेरी थे। और भी आप लोगों के कुछ क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीकेंड में जब ये वीडियो पोस्ट होगी दूसरी इसका सीरीज, आप लोग का क्वेरी लूंगा। कैसी भी डाउट हो डाउट क्लियर करूंगा, जो लॉजिक आपको समझ में नहीं आई वो लॉजिक मैं दोबारा समझाऊंगा, पर 100% समझ के पढ़ना है। अगर चीजों को मगअप नहीं करना, समझ के पढ़ना जरूरी है। ठीक, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो पे एक कमेंट भी कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, एंड अगला जो मसीना और रेट है उसकी वीडियो अपलोड होने वाली है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, मसीना और रेट का वीडियो देखना, उसके बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है।